प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम चंडीगढ़ के इस वर्चुअल सत्र में मैं शालू गोयल फाउंडेशन व एहसास विमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और दुनिया भर के करीब 30 शहरों में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ा हुआ है। कलम नामक यह आयोजन भी उसी पहल का हिस्सा है। अपनी भाषा अपने लोग की सोच के तहत यह आयोजन नामचीन लेखकों और उनके पाठकों को एक ऐसा मंच मुहैया करता है जहां वे सीधे आपस में संवाद करते हैं। कोरोना के नए माहौल और चुनौतियों से तालमेल बिठाते हुए फाउंडेशन के कलम के सत्रों को वर्चुअल कर दिया है, ताकि साहित्य प्रेमी अपने घर के सुरक्षित माहौल में ऐसे कार्यक्रमों का आनंद उठा सके और साहित्य, कला, संस्कृति की अपनी बौद्धिक खुराक से वंचित ना रहें। हमें खुशी है कि कलम के आज के इस सत्र में अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं दीपक रमोला जी। जीवन में कौन सी सीख कहाँ मिल जाए, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन सीख और अनुभव को बटोरना और फिर उसे आगे किसी और की जिंदगी को संवारने के लिए फॉरवर्ड करना कुछ अटपटा सा तो लगता है, लेकिन रमोला की यह खासियत है। देहरादून निवासी रमोला जी लेखक, अभिनेता, शिक्षक, वक्ता, गीतकार हैं। आपने अपनी पहली कविता 12 साल की उम्र में ही लिख डाली थी। आपका एक काव्य संग्रह इतना तो मैं समझ गया हूं, काफी चर्चित रहा है। आपने मांझी द माउंटेन मैन और वजीर सहित अब तक दर्जन भर फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। इतना ही नहीं, आपने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड तथा चर्चित टीवी धारावाहिक ससुराल सिमर का में एक्टिंग भी की है। आपने साल 2009 में प्रोजेक्ट फ्यूल नाम से एक परियोजना शुरू की, जिसके तहत आप सफल लोगों की सीख भरी कहानियों से मुसीबत ज़दा लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आप संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर देह व्यापार, बाल श्रम, रिफ्यूजी कैंप और आदि जगहों पर भी जरूरतमंद लोगों के बीच मौजूद होते हैं। आपके छात्रों में 4 वर्ष के बच्चों से लेकर 96 वर्ष की उम्र की नानी दादी तक शामिल हैं। नेपाल में मानव तस्करी हो या भूकंप से पीड़ित भूटान के माध्यमिक विद्यालय हों, या अफगानिस्तान के बच्चे, या फिर यूरोप में निर्वासित सीरियाई शरणार्थी, ये लोग भी श्री रमोला जी को सुन चुके हैं। आपकी अनूठी शिक्षण शैली को फिनलैंड ने विश्व के टॉप 100 एजुकेशन इनोवेशंस में शामिल किया है और बेल्जियम में इसे पढ़ाया भी जाता है। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए रमोला जी से बातचीत के लिए आमंत्रित करती हूँ एहसास विमेन जोधपुर से जुड़ी प्रीति मेहता जी को। ओवर टू यू प्रीति जी। थैंक यू शालू। दीपक, आप इतनी कम उम्र में इतने प्रेरणादायक हैं। यू डॉन सो मेनी हैट्स, टेड स्पीकर, ब्लॉगर, एजुकेटर, राइटर, एक्टर, पोएट, लिरिसिस्ट, आर्टिस्ट। ओ माय गॉड। आज कलम के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपका और कलम का, प्रभा खेतान फाउंडेशन का और सब सुनने वालों का। थैंक यू। दीपक रमोला और प्रोजेक्ट फ्यूल एक दूसरे के पर्याय हैं। क्या सोचकर आपने प्रोजेक्ट फ्यूल शुरू किया? प्लीज हमें प्रोजेक्ट फ्यूल की गतिविधियों के बारे में कुछ बताएं। प्रीति जी, प्रोजेक्ट फ्यूल की जो शुरुआत है वो उसकी प्रेरणा मेरी जो माता जी हैं उनसे मिली। उन्हें आप लगा लीजिए कि 5वीं कक्षा में उनकी दादी ने स्कूल से ये कहकर निकाल दिया था कि वो लड़कों के साथ नहीं पढ़ेंगी, और 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो जो परिणाम है उस सोच का, रूढ़िवादी सोच का, वो सबसे पहले मेरी माता जी को ही झेलना पड़ा अपने परिवार में। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैंने रियलाइज किया कि इवन दो माई मदर हैडंट गॉन टू स्कूल, कई सारे ऐसे अवसर थे जिनमें उनका जो अपना ज्ञान था, जो उनका विवेक था, वो बहुत ही कारगर साबित होता था। तो मैं उनसे कई बार हंस के पूछता था कि आप झूठ कहती हैं कि आप स्कूल नहीं गई, क्योंकि स्कूल में ही तो ये सब हमें सिखाते हैं। और मेरी माता जी जो है वो हमेशा कहती थी और कहती हैं कि
जिंदगी जो है मुझे बहुत कुछ सिखाती है और मैं जिंदगी से बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। तो इस धारणा को लेकर मैंने प्रोजेक्ट फ्यूल की शुरुआत की कि अगर जिंदगी मेरी माताजी को इतना कुछ सिखा रही है तो जीवन के दुनिया के हर लोगों के जीवन को क्या सिखा रही होंगी। और इसे इकट्ठा करते करते आज करीबन 11 साल से ज्यादा का समय हो गया है। और सबसे खूबसूरत बात इस परियोजना की ये है प्रीति जी कि आम लोगों के जीवन की जो शिक्षा है उसे हम विश्व भर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ जो मशहूर हैं, जो अमीर हैं, उन्हीं के ज्ञान की सराहना हो, बल्कि जो समाज के बहुत निम्न स्तरीय वर्ग से भी लोग आते हैं, उन्हें भी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि की जो एक सार है, बुद्धि का जो सार है, उसे बांटने का मौका मिले। अमेजिंग, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। तो आप इसको किस तरह से करते हैं? मतलब यहाँ की एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों से शेयर करना किस तरह से होता है? प्रोजेक्ट फ्यूल में हमारे वैसे तो 4 वर्टिकल्स हैं मेन। पहला है एजुकेशन। 17 साल की उम्र में, जैसे इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, मैंने एक मेथोडोलॉजी क्रिएट की थी जिससे मैं लोगों के लाइफ लेसन, जो जीवन की शिक्षाएं हैं, उन्हें टर्न करता हूँ एक्टिविटीज में, और उन एक्टिविटीज का मॉड्यूल बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल, लाइफ लेसन ऑफ सेक्स वर्कर्स ऑन कस्टमर मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन आई टीच टू बिजनेस स्कूल स्टूडेंट। Syrian refugees के life lesson on how to recuperate I teach to people who have failed in a startup world। तो कई बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये अलग अलग वर्गों में, उनके ज्ञान की आपस में जो है बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं एजुकेशन से। दूसरा हमारा है आर्ट। बहुत सारे गांव हैं जिनके साथ हम आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से उनके जीवन की शिक्षाओं को इकट्ठा करते हैं, उन्हें पेंट करते हैं। और जो सुनने वाले हैं, अगर वो चाहें तो वाइज वॉल प्रोजेक्ट नाम से 2 हमारे गांव जो हमने अभी तक उत्तराखंड में पेंट किए हैं, उनका प्रोजेक्ट का नाम है वाइज वॉल प्रोजेक्ट। और सौड़ और खाती करके ये 2 गांव हैं। तो एजुकेशन, आर्ट, और तीसरा है मीडिया, जिसके थ्रू हम फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। और चौथा है फेस्टिवल, जिसका नाम है फ्यूल ह्यूमन फेस्टिवल। वो यहाँ देहरादून में होता है हर साल। इस साल कोविड काल के सिलसिले में पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में। तो ये 4 जो है स्तंभ हैं प्रोजेक्ट फ्यूल के, जिनके तहत हम लोगों की कहानियों को पास करते हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है सोशल मीडिया का। तो प्रोजेक्ट फ्यूल का जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर हम लोगों के ज्ञान को हर दिन शेयर करते रहते हैं। That's amazing, amazing। मैंने पढ़ा था जो गोस्ट विलेज सौड़ है उसके बारे में, जहाँ पे कुछ भी लोग नहीं थे और आपकी पेंटिंग्स की वजह से उसे बसाया गया एंड conditions improve हुई। So tell us a little bit about that। और जी, सौड़ एक 600 साल पुराना गांव है और पलायन के कारण अब 200 परिवारों में से सिर्फ 12 परिवार वहां बसते हैं। बाकी के सभी घर बहुत ही निर्जर स्थिति में हैं, बहुत ही खंडर से हो गए हैं। और इन खंडर घरों में कहानियां हैं उनकी पुरानी पीढ़ियों की, उनकी संस्कृति की। तो 2017 में अपनी टीम के साथ मैंने उन 200 परिवारों को, जहां जहां वो विश्व में अब विस्थापित हैं, जहां जहां डिस्प्लेस्ड हैं या जहां जहां सेटल्ड हैं, वहां से उनके जीवन की शिक्षाएं और इस गांव से जुड़ी उनकी यादों को इकट्ठा किया। और फिर एक आर्टिस्ट की टीम के साथ उन खंडर बंजर घरों की दीवारों पर हमने उन्हीं लोगों के जीवन की शिक्षाओं को पेंट किया जो उसमें कभी रहते थे या जिनके पूर्वज उस घर में पहले रहते थे। और ये अब विश्व का पहला ऐसा गांव है जहां किसी एक पूरे गांव की जीवन शिक्षाएं आप उसकी दीवारों पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसे रंगा हुआ पा सकते हैं। That's amazing। That's Thank amazing। you। आप not underprivileged, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भी कुछ काम करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं, उस काम के बारे में। जी प्रीति जी, मेरे करियर की शुरुआत सामाजिक वर्ग की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज्यादा मेरे शुरुआती दिनों में मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जो है, एहसान फाउंडेशन, उनके साथ काफी काम किया। और जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं भारत भर में, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ, उनके साथ काफी काम किया, कई सारे करिकुलम्स डिजाइन किए। और इसके पीछे कोई बहुत
महान वजह नहीं थी, जैसा लोग हमेशा सोचते हैं कि इफ यू वर्क विद स्पेशल नीड्स किड्स तो आप बहुत वो हैं। मुझे लगता है मेरी आवश्यकता थी और वहां भी एक आवश्यकता थी, वो ये थी कि कई बार ऐसे संस्थानों में एक लाइफ स्किल्स एजुकेटर की जरूरत होती है, जो आपको करिकुलम से हट कर कुछ पढ़ाने की जिज्ञासा आप में जगाए। पर इन ऐसे संस्थानों, जो सामाजिक संस्थान होते हैं, बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं होती कई बार। और मैं 17 साल का था और लाइफ लेसन पढ़ाना चाहता था, और मुझे कोई यूनिवर्सिटी और कोई स्कूल तवज्जो देता नहीं था, क्योंकि आप 17 के हैं, आप 14 के दिखते हैं और आप बातें 50 साल वाली कर रहे हैं, तो लोगों को बड़ा शंका होती थी मन में। तो मैंने उस गैप को मापने के लिए ये एहसान फाउंडेशन, जो नैना कुटुपन जी हैं, उनको लिखा और कहा कि आई वुड लाइक टू टीच। ऐसी सेड वी कांट पे टू मच, आई सेड आई डोंट नीड मनी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पढ़ाने आ जाइए। और फिर अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, बहुत सारी जगह नेशनल एसोसिएशन, नासिक, तलासरी करके महाराष्ट्र में एक बड़ा खूबसूरत गांव है जहाँ वारली ट्राइब पेंटिंग जो है, वारली पेंटिंग वो होती है, वहां के दृष्टिबाधित बच्चों। तो भारत भर में काफी जगह मैंने पढ़ाया। और एक्चुअली हम हमेशा उन्हें दरकिनार कर देते हैं खुद से अलग समझकर। और मैंने जो अपनी इंटरेक्शंस में जाना, जो अपनी बातचीत में समझा, वो ये है कि आप जितना किसी को लेबल करेंगे, इसकी स्पेशल नीड्स है, ये देख नहीं सकता, आप उतना ही उससे अपनी दूरी बढ़ाते हैं। और जितनी आप समानताएं ढूंढना चाहते हैं, इनका फेवरेट रंग क्या है, इन्हें आलू इतने पसंद है या नहीं। मुझे जैसे आलू बहुत पसंद है, तो मैं हर बार जब पढ़ाने जाता था तो मैं सबसे पहला सवाल पूछता था, यहाँ आलू पराठा कितने लोग खाते हैं। और एक पल में उस सवाल के जवाब में करीबन 50 लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो सवाल जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। तो उन सारी अनुभवों से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत कृतज्ञता महसूस होती है मुझे हमारे सुविधाओं के लिए और हमारी सोच के लिए, कि कितना कुछ है करने के लिए और जानने के लिए। वेरी ट्रू, बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू, वेरी नाइस। आप यूनेस्को के काइंडनेस एम्बेसडर हैं, तो और आपके शॉर्ट वीडियो सीरीज है ट्वाइस एज वाइज, दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। उसके बारे में कुछ बताएं। यूनेस्को की जो बॉडी है भारत में, यूनेस्को MGIP, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका जो एक कैंपेन है, काइंडनेस कैंपेन, और युवाओं में जिसे कहते हैं एक तरीके से काइंडनेस जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वो काफी काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। और मेरे काम को देखते हुए यूनेस्को MGIP ने मुझसे कहा कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो हमने ये फिल्म सीरीज सोची, जहां हम 16 ऐसी कहानियां और 16 ऐसे व्यक्तित्व विश्व भर से चुनेंगे, जिनके साथ या तो मैंने काम किया हो या यूनेस्को ने सुना हो उनके बारे में या जानते हो, और उनकी कहानियों को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी कैंपेन के आधार पर ये बड़ा खूबसूरत सा पद और एक टाइटल काइंडनेस एम्बेसडर का मुझे दिया गया। हालांकि मैं हमेशा ये मानता हूँ प्रीति जी कि एक पद वही है जो आपकी करनी है, क्योंकि पद तो कथनी है, पर उस पद का जो मंथन है, जो उसका गहन मीनिंग है, वो तो करनी में है। तो इस पद से पहले भी मुझे लगता है काइंडनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और अब भी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है दुनिया में हर इंसान दिन में 300 बार हारता है, जब आप चाहते हैं किसी के प्रति ज्यादा धैर्य बढ़ाएं या नोक-झोंक कम हो। और कोशिश यही रहती है कि अगले दिन जब आप उठें तो वो 300 ना हो के 299 गलतियां ही हो। तो मुझे लगता है वो इस पद की समझ है, और ये इस पद का परिचय है। That's such a beautiful thought, such a beautiful thought. Okay, आपने बहुत ही कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया, तो आपकी प्रतिभा को कब पहचाना गया? मुझे लगता है हर बीज ही रह जाता और रह जाता है अगर माली उसे अच्छे ना मिले। Exactly. है ना? तो मुझे लगता है कि स्कूल में जब मैं था, मेरी जो हिंदी की अध्यापिका हैं श्रीमती श्रद्धा बख्शी मैम, उन्होंने एक्चुअली ये टैलेंट मुझ में जगाया। शब्दों से प्रेम, भाषा से प्रेम, भाषा की समझ। मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था स्कूल में,
और आपको याद होगा कि 90s और अर्ली 2000 में एक दौर था जब आप हर वाद विवाद प्रतियोगिता को दुनिया के किसी भी स्तर में कवि की 4 पंक्तियों से शुरू करते थे कि है ना, आप वो एक तरीके से परचम आप लहराते थे अपने विषय को लेकर। तो स्कूल में मुझे याद है एक मर्तबा प्रीति जी, मैं एक टॉपिक था जो था कि उत्तराखंड में बिजली उत्पादन की समस्याएं, और क्योंकि नया नया स्टेट बना था तो वो टॉपिक काफी डिस्कशन में था, और किसी भी कवि ने इतनी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं लिखा था उत्तराखंड में बिजली उत्पादन। तो मैंने अपनी मैम से कहा, श्रद्धा मैम से, कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, आप मुझे कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम खुद ही इतना कुछ लिखते हो, क्यों ना ये 4 पंक्तियां तुम ट्राई करो। तो मैंने वो 4 पंक्तियां लिखी, और उन्होंने कहा जब 4 लिख लोगे तो फिर 8 लिखना, और 8 लिख लोगे तो 12 लिखना, और तब तक मत ठहरना जब तक कविता की बात पूरी ना हो जाए। और तो आपके सवाल का जवाब मेरे जहन में वही आ रहा है कि सबसे पहली याद मुझे वही नजर आती है। और दूसरा, भाषा से प्रेम का जो एक एंगल है, वो क्लास 9th में सेम टीचर श्रद्धा बख्शी मैम, उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मेरे जीवन में और मेरे लेखन में। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आप सबके सब एक कविता याद करके आइए, और आपको ओरल रेसिटेशन के लिए मार्क्स मिलेंगे, 10 में से कुछ नंबर मिलने थे। तो क्लास के अधिकतम बच्चों ने एक कविता याद की और वो पढ़ के आए। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी कविता लिखूं, तो मैंने झांसी की रानी पे कम से कम 7 पेज की, मतलब आज मैं पढ़ूं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा अपने लेखन पर, और मैम पे भी तरस आएगा कि उन्होंने वो 7 पेज की कविता सुन भी ली। तो मैंने वो उन्हें सुनाई और उन्हें काफी अच्छी लगी। इनफैक्ट मेरे बाद जो एक बच्चा आया, उसकी कविता थी शायद मैथिली शरण जी की कविता है कि हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर, इससे मेरा गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपना जीवन इस तरह संवारा, डूबा हूं हर रोज किनारों तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। ये कविता किसी और बच्चे ने मेरे बाद, जिसका नंबर था, रोल नंबर था, उसने याद की हुई थी। और मेरी कविता सुनने के बाद जब उन्होंने उस बच्चे को सुना तो मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये कविता याद कर लो, जीवन के किसी मंच पे काम आएगी। और आज जब असफलताएं और परिश्रम एक तरीके का सिनोनिम है हमारे काम में, तो मुझे आज उनकी जो दूरदर्शिता है वो नजर आती है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने उस समय कहा कि कुछ ना कुछ आप करेंगे लेखन में, इसलिए इस कविता को जहन में बसा लीजिए। अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, आपके कविता संग्रह, आपकी पहली बुक थी इतना तो मैं समझ गया हूँ। इससे किसी कविता का कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं जो आपके दिल के करीब हो? जी बिल्कुल, ये है किताब। मैंने बहुत सालों के मंथन को इसमें पिरोया है, और ये एक कविता है जिसका नाम है दोनों खिड़कियां। तो जो भी सुनने वाले हैं हमारे अभी, उनके लिए मैं ये पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव पोयम है, एक दृष्टिकोण पोयम है। और इस कविता की खूबसूरती ये है कि इसका मर्म आपको इसकी आखिर की पंक्तियों में समझ आएगा। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जरूर। वो दोनों खिड़कियां जुड़वा बहने हैं, वो दोनों खिड़कियां जुड़वा बहने हैं, और दोनों को इसी बात से तकलीफ है। बचपन से आज तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ दोनों का, मसले किस तरह बढ़ते गए हैं पूछिए मत। हर छोटी बात पे लड़ती हैं, घर की मालकिन अगर पहना दे किसी एक को नए पर्दे, तो दूसरी सारा दिन सिसकियां भरती है, कुड़ती है, हवा से शिकायत करती है और खड़खड़ा कर कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। वहीं दूसरी खिड़की मामला शांत करने की बजाय रेशमी फ्रॉक सा उड़ाती है वही पर्दा, और उसी हवा के सहारे मौज करती है, उसे और चढ़ाती है। पर दोनों हमेशा से इतनी लड़ाकू नहीं थी। 4 बरस पहले जब गली के किसी बच्चे की गेंद जा लगी थी किसी एक को, तो दूसरी की जान हाथ में आ गई थी। बड़ी डांट लगाई थी उसने, सबको बहुत कोसा था। फिर शरारत के नाम पर पिछली दिवाली सरक कर चुपचाप पैरों के नीचे से धाड़ से गिराया था पुताई वाले को, कुंडियां बजाकर दोनों खूब हंसी थी। अब यही याद करेंगी एक दूसरे के बारे में, जैसे ही सावन गुजरेगा। सुना है घर वाले एक को तोड़कर दरवाजा बना रहे हैं, उसे विदा कर रहे हैं।
लॉन में आना जाना आसान होगा, बड़ी मालकिन कह रही थी पड़ोसी से, शायद हो भी जाए सहूलियत, पर अकेले उस लॉन को ताकना बड़ा मुश्किल होगा उस दूसरी जुड़वा खिड़की के लिए। रिश्ते कितने ही कड़वा क्यों न हो, रिश्ते कितने ही कड़वा क्यों ना हो, उनके जाने के बाद हर चीज पहले सी नहीं रहती, उनके जाने के बाद हर चीज पहले सी नहीं रहती। That is so deep. Lovely. Thank you. Thank you. Very nice. आप टेलीविजन और फिल्मों में कैसे आए? मैं देहरादून में पला बड़ा और 2009 में कॉलेज के सिलसिले में मुंबई गया। और मुंबई आपको पता है किस तरीके का शहर है, अवसर ही अवसर हैं करने वाले के लिए। और मैं कॉलेज के थ्रू हैपन टू बी, मैं हमेशा से बहुत जिज्ञासु था कि थिएटर में हिस्सा लूं। तो एक थिएटर फेस्टिवल होता है थेस्पो करके, तो मैं उसमें बैक स्टेज हेल्प कर रहा था। और किसी ने कास्टिंग डायरेक्टर ने एक शो के बाद अपना नंबर जो है वो दे दिया कि आप जो है आप एक्टिंग करते हो। मैंने कहा एक्टिंग तो मैं थिएटर में करता हूँ। तो उन्होंने कहा आप आके ऑडिशन दे दीजिएगा, राजश्री की फिल्म है इसी लाइफ में जिसके लिए हम ऑडिशन कर रहे हैं। तो कुछ हफ्तों बाद उस फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन किया और सौभाग्यवश वो फिल्म मुझे मिल भी गई। और फिर वहां से बॉडीगार्ड या ससुराल सिमर जैसे प्रोजेक्ट जो है मैंने किए। कई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के बाद वही लेखन की जो चाहत थी वो अंदर थी। और मैंने फिर फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना शुरू किया और गीतों को बेसिकली एक रुख दिया अपनी तरफ से। और मांझी द माउंटेन मैन केतन मेहता जी के साथ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और संदेश आंडले जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी। तो मुझे लगता है इतनी एक गहन कहानी नहीं है कि कहाँ से फिल्मी सफर में जुड़ा हुआ। मुंबई में मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो बॉलीवुड एंगल आ ही जाता है चीजों में। हालांकि क्योंकि मैं बहुत यंग था जब एक्टिंग शुरू की, 17 साल का था। जब गाने लिखने शुरू किए तो 20 साल का था। तो केतन मेहता जी की मुझे वो बात याद है जब वो पहली बार संदेश शांडिल्य जी के स्टूडियो आए और संदेश जी फोन में बिजी थे और उन्होंने कहा था कि मैं लिरिक्स राइटर को मिलने बुला रहा हूँ। तो जब उन्हें बुलाया गया तो संदेश जी फोन में व्यस्त थे और केतन जी मेरे सामने बैठे हुए थे। तो जब संदेश जी वापस आए तो उन्होंने पूछा कि वो लिरिक्स राइटर आए नहीं अभी तक आपके। मैंने कहा सर आपके सामने ही बैठे हैं। तो ये लगा कि या तो मैं संदेश जी का असिस्टेंट हूँ या फिर मेरे पिताजी जो है गीतकार हैं और मैं उनके साथ आया हूँ। तो उनका पहले मुझसे सवाल था कि मेरे मांझी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें कहानी है कि एक दशरथ मांझी जो बंदा है वो 22 साल पहाड़ तोड़ता है हथौड़ी और छेनी से अपनी बीवी, अपनी स्वर्गवासी बीवी की याद में। तो उनका सबसे पहला सवाल मुझसे था, मेरी कहानी का जो किरदार है वो प्यार में इतना टूटा है कि उसने 22 साल पहाड़ तोड़ा है, तुम्हें सच्चा प्यार भी हुआ है जीवन में कभी? तो मैंने कहा सर अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी मैं गीत अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। तो उसी सफर के साथ आगे बढ़े। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब आपकी लेटेस्ट बुक के बारे में, 50 toughest questions of life, सुपरहिट बुक ऑलरेडी रिलीज होने के एक सप्ताह में ही रीप्रिंट में चली गई है। इसके बारे में पाठकों को बताएं प्लीज। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। पहले तो किताब का मेरे ख्याल से एक ऐसा रूप लेना, फिजिकल रूप लेना, आपकी डायरियों से, आपके बिखरे हुए पन्नों से, कंप्यूटर से, फोन से निकलकर आपके शब्दों का, काव्य का या गद्य का एक किताब में ढलना, प्रीति जी, जीवन की उन खुशियों में से है जिन्हें आप बयान नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं मैं बहुत यंग हूं तो ये बात बहुत बड़ी लगेगी, पर 2 किताबों के बाद मैं आपसे ये बात सच में कह सकता हूं कि जो पुरुष किताब लिखते हैं वो कई मायनों में उस मातृत्व की भावना को समझ पाते हैं जो मदर्स जिससे गुजरती हैं, what it is to like to have a child and to take care of that child. I have felt that so closely with these both books. 50 toughest questions of life के बारे में आपको बताऊं तो ये किताब नहीं थी, ये एक गेम था जिसे मैंने डिजाइन किया था अपने दोस्तों और अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ खेलने के लिए। 2015 में अफगानिस्तान के एक स्कूल में मैं पढ़ा रहा था।
जहाँ तालिबान की वजह से वो स्कूल बंद हो गया और कई सारी परेशानियों की वजह से बंद हो गया बाद में। और उस स्कूल के आखिरी दिन में एक लड़की ने मुझसे एक बात कही कि लाइफ इज नॉट अबाउट गिविंग इजी आंसर्स, इट्स अबाउट आंसरिंग टफ क्वेश्चंस। जीवन आसान जवाबों का सफर नहीं है, मुश्किल सवालों का सफर है। और मेरा पहला ध्यान उस बात के बाद था कि मुश्किल सवाल है क्या और कौन हमसे ये सवाल पूछ रहा है। तो अगले 1.5 साल उस बातचीत के बाद उस लड़की से मैंने इंटरनेट से, किताबों से, लाइब्रेरी से 3000 मुश्किल सवालों को इकट्ठा किया अपने लिए और उन्हें जवाब देने की कोशिश की। और धीरे धीरे उन्हें निचोड़ते हुए 580 से 320 से 160 से 50 सवालों तक मैं लेकर आया। और फिर मैंने अपने दोस्त, जो नए दोस्त थे, परिवार के जो नए सदस्य थे, उनसे पूछना शुरू किया, क्योंकि इन सवालों से आपको उनके बारे में एक बहुत अमेजिंग एक गहराई का एहसास होता है। आपको उनके बारे में समझने को मिलता है, उन्हें खुद के बारे में समझने को मिलता है। तो मैंने 5-6 साल, तो आप लगा लीजिए करीबन 4.5-5 साल इसे एक लिटरली एक गेम की तरह खेला। और पिछले साल फरवरी में मैं सैन फ्रांसिस्को में एक बुक स्टोर में था और सेल्फ हेल्प के एक सेक्शन में खड़ा था और कोई दिलचस्पी नहीं थी एक और नई किताब, ये 50 टफेस्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिखने की। पर जब उस सेक्शन में मैं खड़ा था उस बुक स्टोर के, तो हर किताब जिसको मैंने उठाया उसमें सिर्फ जवाब थे। आज के जो बुद्धिजीवी हैं उनके जवाब, जो सेलिब्रिटीज हैं उनके जवाब, जिंदगी कैसे जिए जाए, मतलब सबके नुस्खे थे और बहुत मतलब हैक्स थे, लाइफ हैक्स थे। और मुझे बड़ा मतलब एक तरीके से बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि मुझे लगा अगर ये सब जवाब हैं तो सवाल क्या है। और जब मैं उस रात सोने गया तो मैंने सोचा कि सवाल तो मेरे पास हैं, 50 ऐसे सवाल जो मैं लोगों से पूछता हूँ, जो लोग सराहते भी हैं, क्यों ना इसे दुनिया के साथ बांटा जाए। और फिर मैंने उसे इस किताब का रूप दिया। तो इसमें 50 वो सवाल हैं और उन सवालों के साथ वो जवाब हैं जो लोगों ने साल दर साल मुझे दिए, या जो मेरे अपने जवाब हैं। और इनका मकसद यही है कि जो हमारे पाठक हैं उनको एक दिशा प्रोवाइड करते, क्योंकि कुछ सवालों की पृष्ठभूमि इतनी विस्तृत है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं चाहता था कि मैं, जो लोग एक ऐसी स्थिति में है जहां जहन और बिखर रहा है, उन्हें समेटने और संवारने के लिए एक चैप्टर फॉलो अप होना चाहिए। तो ये वो किताब है। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत अच्छी सोच है इसके बारे में। बट क्या ये सिर्फ यूथ के लिए रेलेवेंट है ज्यादा? आपकी बुक एक्चुअली मैंने कुछ अंश पढ़े, मैं पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ, बट आई वुड लाइक टू रीड। तो ये यूथ के लिए कैसे ज्यादा रेलेवेंट है? जी, सबसे जरूरी, पहले तो मुझे लगता है कि जब भी आप सवालों की या सही जवाबों की बात करते हैं या महत्वपूर्ण सवालों की बात करते हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, वो आपके लिए महत्व रखता है, क्योंकि आपके जवाब हर साल बदलते रहते हैं। जो 22 साल का, कल मुझे एक बड़ा खूबसूरत एक ईमेल आया एक लड़के का, रत्नागिरी से, महाराष्ट्र में, और उन्होंने लिखा था कि किताब मैंने अपने लिए ऑर्डर की और मेरे पिताजी ने वो पैकेज लिया अमेज़न से और वो किताब खोल के वो पढ़ने लग गए और उन्होंने कहा अब तुम 3 दिन के लिए किताब मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने ये किताब खत्म की और मुझे सौंपते हुए ये कहा कि इस किताब में वो सब है जो मैं अब 60 की उम्र में सीखने की और लगन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम इसे एक ऐसी किताब मानो जिसके बाद तुम बार बार जा सकते हो। और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है एज इग्नोस्टिक ये बुक है। हालांकि मैं अगर ऑनेस्टी में कहूँ तो मैंने अपनी उम्र वालों को जहन में रख के ये किताब पहले लिखी है, क्योंकि जो बड़े हैं उनका ज्ञान और उनका विवेक तो मुझसे कई गुना ज्यादा है ही, बट उनके ज्ञान को संजोते संजोते जो आज की मेरे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, उनके लिए मैं क्या कर सकता था, इसलिए इस किताब को बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की है। कोई इसमें फिलॉसफीज नहीं है, कोई जार्गन नहीं है, और कोई सबसे अहम बात कि कोई जवाब गलत नहीं है। सवाल है और उस सवाल के दृष्टिकोण है, और आपका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से अगर मेल नहीं भी खाता तो भी इस बुक में उसके लिए गुंजाइश है। और अगर कोई इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस नहीं है बेसिकली इसमें, इट इज मुझे मोर
दृष्टिकोण ही ज्यादा है, ये मैंने देखा है। आपके लिए प्रीति जी सवाल, आपके लिए प्रीति जी सवालों की क्या अहमियत है? जवाबों से भरी दुनिया में सवालों की क्या अहमियत? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी बुक, और मैं बहुत जल्दी पूरी पढ़ना चाहूंगी। आई हैव रेड गॉन थ्रू मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सोचने को आपको मजबूर करते हैं ये क्वेश्चंस आपके। जी जी। एक कोई जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, आपने जैसे 2 बुक्स लिखी हैं, तो कोई एस्पायरिंग राइटर्स हैं, कंटेंट तैयार हो जाने के बाद पुस्तक को प्रकाशित करना कितना मुश्किल है? किताबें लिखने जो है एस्पायरिंग, उनके लिए क्या एडवाइस हो सकती है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सवाल आपने प्रीति जी पूछा है, क्योंकि आपने जैसे कहा किताब लिखना मुश्किल नहीं है, वैसे तो मुश्किल है जो लिख लेते हैं वो जानते हैं कि कितना मतलब परिश्रम भरा काम है। पर जहां आपने कहा पब्लिशिंग की बात, आज के जमाने में पब्लिशिंग सिर्फ किताब का छापना नहीं है, किताब का बिकना भी है, किताब का पाठक से हटकर एक मूल्य होना बहुत जरूरी है। तो जो आज के ऑथर्स हैं, जो नए अपकमिंग ऑथर्स हैं, उनके लिए मैं पहले तो किताब पब्लिश करने से भी पहले मैं कहूंगा कि अपनी जो रीडरशिप बेस है, अपना ऑडियंस स्टैब्लिश करें। आपकी किताब बाहर आएगी, उसे पढ़ेगा कौन, उसका संदर्भ क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या उस किताब को हर तरीके से इस्तेमाल किए जाने के लिए संसाधन या सुविधाएं आपने इस दुनिया में क्रिएट की हैं। एंड आई डोंट मीन कि सबको ऑर्गेनाइजेशन खोलने की जरूरत है, सबको एक जिसे कहते हैं बहुत इन्वेंशन करने की जरूरत है या स्टार्टअप करने की जरूरत है। पर आप अपने सोशल मीडिया, अपने न्यूज़लेटर, अगर आप सोशल मीडिया नहीं करना चाहते तो ईमेल न्यूज़लेटर के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, वर्डप्रेस के माध्यम से, क्या आप अपने पाठकों तक किसी ना किसी रूप में पहुंच रहे हैं, ताकि आप ये टेस्ट कर सके कि जब आप किताब छापेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो पब्लिशर हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द सेम थिंग दैट द ऑथर इज लुकिंग फॉर, विच इज रीडरशिप, विच इज क्रेडिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ पब्लिशर की जिम्मेदारी न रह जाए कि किताब छपे और सिर्फ जो पब्लिशर है वो ही प्रकाशक है वही उसे लोगों तक पहुंचाए। तो अगर लोग पहले से जुड़े रहेंगे ऑथर के साथ तो एक बहुत मदद मिलती है। मेरी बुक एक हफ्ते में आफ्टर इट्स रिलीज इज गोइंग इनटू रीप्रिंट। प्रीति जी, ये अचंभे वाली बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ सालों से, और इस नए फ्लेवर में जब मैं एक बात कह रहा हूँ तो वो सुनना चाहेंगे। तो मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा, ये मैं कहना चाहूंगा। मैं साल दर साल हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर ईमेल, हर ब्लॉग के थ्रू ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने पाठकों को एक वैल्यू प्रोवाइड करूं, और वो वैल्यू जब एक पूरी किताब में रच बस के आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका सहयोग बहुत मायने रखता है। That's very good advice. Very good advice, really. आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते हैं, कमाल की पकड़ है दोनों भाषाओं पर। आमतौर पर तो लोगों की एलोक्वेंस एक तरफ होती है, तो ये कैसे? वो नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं साहित्य में, टोनी मॉरिसन, उनकी एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है प्रीति जी की, हम मनुष्य हैं और हम भाषा करते हैं, कहते नहीं है, करते हैं, मतलब हम भाषा को जीते हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत पीछे हूँ उस रेस में जहाँ लोग मतलब 6 भाषाएं ऐसे जानते हैं लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड। क्योंकि स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में काफी हद तक सीखने का मौका मिला। हिंदी में वाद विवाद करता था, इंग्लिश में डिबेट्स के लिए जाता था, तो दोनों भाषाओं में कुछ सीखने को मिला। हालांकि हिंदी में मैंने काफी ज्यादा स्कूल में टाइम पर काम किया, बट मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। एंड आई रेड सो मच दैट एट वन पॉइंट माय गोल वाज कि मैं अपनी स्कूल की पूरी लाइब्रेरी पढ़ने वाला पहला बच्चा बन जाऊं। वो तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कुछ किताबें मेरे कलेवर की नहीं थी और कुछ के लिए समय नहीं था और कुछ तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। पर पढ़ने से भाषा के जो शब्द हैं, जो मुझे लगता है कि उनको इस्तेमाल करने का मन होता है। आप कोई बहुत अच्छा शब्द कहीं पढ़ें
और आप उसको अपने जहन में अगर याद करें तो आपके अंदर एक तरीके की जिज्ञासा होगी, आपके अंदर एक तरीके का जुझारूपन होगा कि मैं इसे कहाँ इस्तेमाल करूं, मैं कहाँ इसका रंग दिखाऊं कि इसकी मिठास सुनने वाले के कान तक वैसे ही पहुंचे जैसे कि मेरी जुबान पर पहुंची लेखक के कहने या लिखने से। तो भाषा का वो खेल है। अमेजिंग थॉट। बैक टू प्रोजेक्ट फ्यूल। प्रोजेक्ट फ्यूल के आपके अनुभवों का आपकी राइटिंग, आपकी पोएट्री पे कितना इफेक्ट है? क्या उससे आप प्रेरणा लेते हैं? जी बिल्कुल। जो एक तरीके से आप कह लीजिए, एक इंसान जो दिन रात, जिसकी मेरी नौकरी है कि मैं लोगों की कहानियां सुनूं और उन कहानियों को सुनकर अपने अंदर पिरोना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत छोटे और बहुत बड़े स्तर दोनों में मेरी कविताओं में घुल मिल जाता है। कई बार मुश्किल भी होती है क्योंकि कहानी इतनी दिलचस्प है, इतनी इमोशनल है कि आप उसको अपनी कविता से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो नज्म मुझे लगता है वहाँ कमजोर पड़ जाती है मेरे लिए। और कई बार नज्म इतनी अच्छी हो जाती है कि मुझे लगता है कहानी को मैंने तोड़ मरोड़ के कुछ नया तो नहीं कह दिया। तो उन सारे अनुभवों का सार एक तरीके से इसमें है। और मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पढ़ के सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो। मैं इनफैक्ट नेक्स्ट मैं आपको ये रिक्वेस्ट ही करने वाली थी कि कुछ पढ़ के सुनाए। जी, ये इंडिया पाकिस्तान जो सदियों से मुझे लगता है पिछले कई दशकों से एक मुद्दा है जिस पर हम सब लिखते हैं। सरहद पार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, लेखक हैं, पोएट्स हैं, कलाकार हैं। और तो कई बार जब उनसे बात होती है तो एक मन में टीस उठती है कि क्यों वीजा पाना इतना मुश्किल है, क्यों। वो गुलजार साहब जैसे कहते हैं कि चेहरे पर 10 तरह की मोहरें लगा के जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं नींदों में ही, ख्वाबों में ही चला जाता हूँ सरहद पार। तो उसी धारणा और उसी प्रेरणा की एक कविता है जिसका नाम है इजाजत। काश कभी आंख मसलते हुए सुबह जब दरवाजा खोलूं तो दहलीज के उस तरफ खड़ा हो दूसरा मुल्क। काश कभी आंख मसलते हुए सुबह जब दरवाजा खोलूं तो दहलीज के उस तरफ खड़ा हो दूसरा मुल्क। न दरारें, न दीवारें, न सन्नाटा, न शिकायतें, बस इजाजत एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने की। बस इजाजत एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने की। हो अगर ऐसा तो ड्योढ़ी पर कीलों से स्वागतम की तोरण बांधूंगा। 2 दिए उस तरफ, 2 दिए इस तरफ जलाऊंगा। दीदी से कहकर आंगन में रंगोली बनेगी। दीवारों पे हल्दी के हाथों की छाप लगेगी। उफ कितना काम होगा हमें, उफ कितना काम होगा हमें। रसोई में मिठाइयां भी तो बनानी है। बहुत चकली गुजिया इस बरस, अब सिवैयां भी तो खानी है। न रोक, न टोक, न सजा, न बोझ, बस इजाजत एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने की। बस इजाजत एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने की। जी, Such a beautiful thought. Very nice. Lovely. तो अब इसके आगे दीपक रमोला के सफर में क्या? अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, कोई नए विचार, कोई नई योजनाएं? आप विश्वास नहीं करेंगी प्रीति जी, कुछ दिनों पहले एक जर्नलिस्ट है, ये नई किताब 50 टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ के सिलसिले में उनका मुझे फोन आया और उन्होंने कहा हम एक आर्टिकल कर रहे हैं किताब के ऊपर और मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा जी आप पूछिए। तो उन्होंने कहा आप बहुत जल्दी में हैं क्या? तो मैंने कहा किस किस मसले में? तो उन्होंने कहा आपने ऑलरेडी 28-29 साल की उम्र में इतना सब कुछ कर लिया, आप भाग तो नहीं रहे? तो मैंने कहा अगर आप मुझे विश्वास दिलाती हैं कि मैं 60 साल और जीऊंगा तो मैं थोड़ा रुक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा पर वो विश्वास तो मैं आपको नहीं दिला सकती। तो मैंने कहा तो फिर आप मेरी स्पीड पर भी क्वेश्चन नहीं उठा सकती क्योंकि द गुड न्यूज इज यू आर अलाइव, द बैड न्यूज इज नोबडी नोज फॉर हाउ लॉन्ग। और जब तक मानसिक संतुलन ठीक है, जब तक अंदरूनी खुशी बरकरार है, मुझे नहीं लगता कि इंसान दौड़ता या ठहरता ज्यादा है। और ये मायने आप खुद के लिए तय करते हैं। तो मुझे लगता है अभी तो बहुत कुछ करना है प्रीति जी। प्रोजेक्ट फ्यूल के सिलसिले में अगर मैं आपसे कहूँ तो 2 और किताबें हैं जिनको लिखना है।
they're part of my contract. So I have to write 2 more books Wow. in the next 3 years. Okay. प्रोजेक्ट फ्यूल में जो हम लाइफ लेसन इकट्ठे करते हैं, पाठकों को शायद ये फिल्म में बड़ा मजा आएगा। इतने सालों से मैं लोगों के जीवन की शिक्षाओं को एजुकेशन, आर्ट, वीडियो, फिल्म के रूप में पढ़ा रहा हूँ, पर अब हम डेटा साइंस की दृष्टि से इन लाइफ लेसन को सीख रहे हैं। तो न्यूयॉर्क के डेटा साइंटिस्ट के साथ मिलकर हम लोगों की कहानियों में डेटा माइनिंग कर रहे हैं, और आप विश्वास करेंगे कि आप इन सारी जीवन की शिक्षाओं को पढ़कर उसका सार निचोड़कर ये पता लगा सकते हैं कि आप जीवन की किस उम्र में कौन से ज्यादा लाइफ लेसन ज्यादा सीखते हैं, या महिलाओं के लाइफ लेसन पुरुषों के लाइफ लेसन से कितने भिन्न होते हैं। तो ये नए नए सवाल जिनके लिए हम बढ़ रहे हैं आगे, उनके लिए उनके जवाब ढूंढना मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है, और बड़ा बड़ा मजा आ रहा है। तो भविष्य क्या होगा इसकी तो चिंता ही नहीं है। ये लग रहा है कि कोरोना काल में इतना कुछ करना था जो नहीं हुआ, अब ये बैकलॉग है जो 2021 में जाएगा, फिर वो होता रहेगा। और मनीषा जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो घड़ी की सुई है वो इशारा कर रही है कि मेरा जवाब अब छोटा होना चाहिए। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, वी आर एंजॉयिंग लिसनिंग टू यू, बहुत अच्छा लग रहा है, और मोर पावर टू यू। आप हमेशा और तरक्की करें और बहुत अच्छा करें, एंड मे वी कीप मीटिंग यू ऑफन ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू। थैंक यू प्रीति जी आपका इन सवालों के लिए, और कलम के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का मौका मिला, और मैं जानता हूं कि आपने बहुत मेहनत से और बहुत परिस्थितियों के बीच सेशन को ज्वाइन किया, तो आपको मेरा धन्यवाद। कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हम अब लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं हरमन जी। हरमन जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थिंग दैट इंस्पायर्स यू टू राइट? हरमन जी धन्यवाद और नमस्कार आपके उस सवाल के लिए। इंस्पिरेशन नेचर बहुत बड़े मायनों में, आई ऑलवेज लिव इन अ सेंस ऑफ वंडर, और मतलब मैं कोशिश करता हूँ और रियली ये दुआ करता हूँ हर दिन जब मैं प्रे करता हूँ कि आई होप आई डोंट लूज द एबिलिटी टू सी द स्मॉल जॉय इन स्मॉल थिंग्स। मतलब मैं अपने घर से 10 मिनट का रास्ता है ऑफिस का, और कोरोना की वजह से तो कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहा हूँ, तो पिछले 8 महीनों से वही गली नाप रहा हूँ, और रोज उस गली में कुछ ना कुछ नया नजर आता है। लोग, उनकी बातें, परसों किसी की बात चल रही थी कि कालीन बड़ा ले लिया घर का, और घर उतना बड़ा नहीं है, तो जितना बड़ा ड्राइंग, मतलब छोटे शहर के देहरादून में मैं रहता हूँ, छोटे शहर परिवार, मध्यम वर्गीय परिवारों की गलियों वाली जो परेशानियां है ना, बड़ी दिलचस्प होती है। तो मैं अपनी जो स्कूटी है वो शुरू कर रहा था, और आवाज आ रही थी सामने वाले घर से, 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो कालीन है वो बड़ा ले लिया और घर अब उतना बड़ा नहीं है। तो जो महिला है वो कह रही थी कि अरे बच्चे बड़े होंगे तो बड़ा घर तो बनाएंगे ना, तो तब यूज कर लेंगे। तो आप सोचिए कि कितनी उम्मीद छोटे शहर के घर और दिल में है कि आज से 15 साल बाद बच्चे जब स्कूल कॉलेज पढ़ के घर बनाएंगे, वहां ये कालीन यूज होगा। कितनी सुंदर बात है, और मुझे वो इंस्पिरेशन है, नेचर इंस्पिरेशन है। जी हरमन जी, तो हर चीज को मैं देखता रहता हूँ उस दृष्टि से। Amazing. My next question है शर्मिता भिंडर जी से। Do you think a person writes a book or some book somewhere writes the course of your life? So does a person write a book or the book writes the course of your life? I think, wow, it's a very interesting question, Sharmita ji. Thank you. Wow. Convenient जवाब तो होगा कि दोनों एक दूसरे को लिखते हैं, क्योंकि कई बार मैं खुद अपनी कविताओं और अपने सवालों की तरफ रुख करता हूँ। पर अगर मैं एक को ज्यादा तवज्जो देना चाहूँ तो मैं कहूँगा अब इन दोनों स्तरों से भी ऊपर एक स्तर है, वो है अनुभव का। तो आप किताब लिखते हैं या किताब आपको लिखती है, उसके बीच में एक सवाल है कि आपके अनुभव क्या आपकी किताबों को और आपको लिख रहे हैं। Yes. मुझे लगता है उनके साथ साथ आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी उसको निखारते रहते हैं, क्योंकि अनुभव ही हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और जब आप बैठते हैं किसी
कलम के साथ एक पेपर पे लिखने, तो उन्हीं अनुभवों को आप तोड़ मड़ोड़ के नए शब्दों में पिरोकर कहने की कोशिश कर रहे हैं। पर शर्मिता जी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, पहली किताब के साथ तो ये नहीं हुआ, पर 50 टफेस्ट क्वेश्चंस लिखते हुए मुझे लगता है इस किताब ने सच में मुझको लिखा, क्योंकि मैं इतनी मर्तबा रोया हूँ। ये 50 सवाल सिर्फ पाठक के लिए मुश्किल नहीं है, इवन एज अ राइटर आई फेल्ट चैलेंज, क्योंकि कई बार आप सही जवाब लिखेंगे या आप सत्य लिखेंगे, और दोनों में फर्क है। तो I thought, should I write the popular thing? Why should I tell them what causes me pain? And मतलब बुक्स आर फॉर इटर्निटी, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे तो बोलेंगे अच्छा दादाजी को इस चीज से परेशानी थी, तो क्यों ना ये छुपा लिया जाए। पर उस मौके पर ये डिसीजन लेना कि नहीं, आप जो सत्य है वो कहेंगे, जो मशहूर होगा वो नहीं कहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और इसलिए काफी काफी परेशानी इस किताब को लिखने में मुझे अंदरूनी हुई जी। Nice. So I would like to be a little bit greedy and आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसमें से ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमें पढ़कर सुना दें और उसके बारे में बता दें जी। क्योंकि कलम अच्छा लास्ट क्वेश्चन जी लास्ट रिक्वेस्ट, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कुछ आप कोई क्वेश्चन इस बुक में से पढ़ के और उसके बारे में बताएं हमें जी। क्योंकि कलम हिंदी भाषा को इतना प्रमोट करता है, तो कलम के लिए खास मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव बात यह है कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वो 20 दिनों में आने वाला है, और अभी तक कहीं विश्व में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अनंता जी, संदीप जी और आप सबके लिए इतना प्रेम है, तो मैं मैन्यूस्क्रिप्ट से हिंदी में इस बुक का कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। और एक सवाल है इसमें चौथे पृष्ठ पर कि अगर प्रेम जवाब है तो आखिर सवाल क्या है। इफ लव इज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो अगर प्रेम जवाब है तो आखिर सवाल क्या है। और इसके बाद मैंने लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं अपने लिए इस सवाल का जवाब जानता हूं। वह क्या है जिसे पाने की कोशिश में आप कभी असफल नहीं हो सकते। प्रेम। प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। प्यार कर पाने की क्षमता कभी आपकी कमजोरी नहीं हो सकती। अगर कोई आपको इसके विपरीत समझाने की कोशिश करे तो उससे बहस मत कीजिए। उन्हें समय दीजिए कि वे सत्य को खुद समझ पाएं। उन्हें वर्तमान पल के तकाजे में खो जाने का हक है। सच्चे मायने में उनके लिए इस भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का प्रेम हासिल करना वास्तविकता में क्या कोई अर्थ रखता है। समय के साथ उनके घाव भी भरेंगे, वे भी आगे बढ़ेंगे और परिपक्व होंगे। दुनिया ने उन्हें पहली बार ठीक से प्यार नहीं दिया, इसका यह मतलब तो नहीं कि दोबारा उन्हें प्यार करने का अधिकार नहीं है। दरअसल ऐसे लोगों को प्यार पाने का हक थोड़ा ज्यादा है बाकी सबसे, क्योंकि ऐसे प्यार का अनुभव कर पाने का मतलब है कि आपको एक विशेषाधिकार मिला है। इस जिंदगी में प्रेम का अनुभव कर पाना दुर्लभ होता है। आप चाहे जैसे भी हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको पूरी तरह से अपना प्यार देता है या आप उसे अपना प्यार देते हैं, तो यह अपने आप में एक दुर्लभ स्थिति होती है। आपके तमाम खुरदरेपन के साथ, आपकी तमाम कमियों के साथ किसी के प्यार में सहेजा जाना अविस्मरणीय है। कोशिश कीजिए कि जब आपको ऐसा प्यार मिले तो आप उसके मायने न भूलें। और अगर आप अपना संतुलन खो बैठे तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने सोचने समझने की शक्ति को वापस पा सकें। अगर आप किसी की पवित्र, शुद्ध और महान प्रेम को नहीं पा सके तो आपने आखिर अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया, ये एक गौरतलब सवाल है। That is so profound. I think I have time for one more questions. Question एक आया है परी राणा की तरफ से, आपकी कलम आपकी पहचान है. This is something that we all can believe. I want to ask, what do you do beyond? I love your poems and I love the Ijazat one. Thank you, Pari ji. I am glad you like that poem. It's one of my favorites too. किताबों और पोइट्री के अलावा बहुत कुछ, मतलब मैं तो दुनिया का सबसे, मुझे लगता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसे कहते हैं वो हूँ। गार्डनिंग, पेंटिंग,
हर शुक्रवार मेरे ऑफिस में एक रूल है कि दुनिया में कितनी भी बड़ी परेशानी हो हमारे काम को लेकर, शुक्रवार की शाम को 1 घंटा या आधा घंटा पेंटिंग के लिए निकालना जरूरी है। तो आजकल हम चारकोल पेंटिंग ट्राई कर रहे हैं सारी टीम मिलकर। उसके अलावा आलू पराठे खाने का मुझे बड़ा शौक है। तो परी जी, अगर आपके शहर में कभी आऊं तो आप मुझे खुला निमंत्रण दे सकती हैं पराठे खाने का, मैं कंपटीशन कर सकता हूँ। और तीसरा, मैं बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ एक्चुअली एक तरीके से म्यूजिक प्लेलिस्ट बनाने में। मुझे अच्छे अच्छे गाने ढूंढकर स्पॉटिफाई में उनकी प्लेलिस्ट बनाने में बड़ा मजा आता है, ताकि प्रोजेक्ट्स के बीच में जब आप लिख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ अच्छे गाने बजते रहे, तो वो बड़ा मजा आता है मुझे। Thank you so much, Deepak ji. And over to Manisha. I hope you can see me, Deepak ji. First of all, I want to tell you that I cannot imagine you as a grandfather. मतलब मैं आपको एक दादाजी के रूप में सोच ही नहीं सकती हूँ। आपने इतनी दूर का सोच लिया। किताब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ेंगे, दैट वाज अमेजिंग। आपका ये जो तरीका था समझाने का कि 2 बहनों की लड़ाई और वो खिड़कियों की जुगलबंदी, दैट वाज अमेजिंग। आई मीन इतनी छोटी उम्र में आपको सब कुछ आता है, एंड द वे यू आर टचिंग द टॉपिक्स, आई मीन कि अगर प्यार नहीं किया तो किया क्या, वो प्यार नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके काबिल नहीं है। तो मैं बहुत, आपने जो हमारी शाम पे 4 चांद लगाए हैं वो उसके लिए आई एम सो थैंकफुल। तो मैं प्रभा केतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन ऑफ चंडीगढ़ की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, दीपक रमोला जी और प्रीति जी आपकी, कि आपने हमारी इस शाम को इतना यादगार बनाया है। और हम ऑफ कोर्स अपने सहयोगियों के भी बहुत आभारी हैं जो आए हैं, और आई होप कि आप सबने बहुत एंजॉय किया है। एंड हम आपको देख नहीं पा रहे हैं बट हमको आप सब दिख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आप सब यहीं पे अड़े हुए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमारे जो सारे श्रोता हैं रमोला जी की पुस्तक चाहते हैं जो, उनके लिए हम आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप प्लीज हमें अपना एड्रेस पोस्ट करिए, टेक्स्ट करिए, तो हम आपको उनकी बुक भी भेज सकते हैं। अब आई डोंट नो कौन सी किताब आएगी, 50 सवाल आएंगे या कोई और आएगी, बट whatever you will get is interesting, because Deepak Ramola ji, you have made the evening so interesting today. And Preeti ji, amazing questions you had to ask. Thanks so much. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you.